जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। कुछ वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसा गहरा असर छोड़ जाते हैं कि हम चाह कर भी उनको भूल नहीं पाते हैं और वो हमेशा हमारी यादों में महफूज होकर हमें खौफज़दा करते रहते हैं। ऐसा ही एक सच्चा खौफनाक वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वाक़या हमें भेजा है इम्तियाज़ ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के पंजाब साइड से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या मेरे और मेरे कज़न अली के साथ पेश आया था और आज इस वाक़ये को 10 साल गुज़र चुके हैं, मगर आज भी हम दोनों जब भी वो वक्त याद करते हैं तो खौफज़दा से हो जाते हैं कि क्या वाकई में हमारे साथ वो सब कुछ हुआ था। एक मर्तबा हमारे ख़ानदान में किसी की शादी थी तो मैं और मेरा कज़न अली वो शादी अटेंड करने के लिए गांव की तरफ जा रहे थे। हम उससे पहले कभी भी गांव की साइड पर नहीं गए थे अकेले। हम दोनों उस वक्त शहर में रहते थे। रात को शादी ख़त्म होने के बाद हम दोनों कज़न्स ने घर वापस आने का सोच लिया ताकि घर आकर सुकून से सो सकेंगे। किसी और के घर में उस तरीके से ना ही नींद आती है और ना ही सुकून। हम दोनों जब गांव से निकले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। हमें कई लोगों ने कहा कि रास्ता लंबा है और रास्ते में कोई लाइट्स वगैरह नहीं हैं। ऐसा करो कि सुबह चले जाना, अभी तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाओ। मगर पता नहीं मुझे और मेरे कज़न को घर वापस जाने की धुन सवार थी। जब गांव से दूर निकल आए तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि रोड को देख पाना भी मुश्किल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि हम किस रास्ते पर गामज़न हैं। बारिश तो ऐसे बरस रही थी जैसे उस रात के बाद बारिश कभी बरसेगी ही नहीं। बिजली की तेज़ कड़कदार आवाज़ मुझे और अली दोनों को ही खौफज़दा कर रही थी। रास्ते में हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे हम दोनों के सिवा लोग ही ख़त्म हो गए हैं। कुछ मज़ीद आगे बढ़े होंगे कि आगे का रास्ता पानी से भरा हुआ था और मज़ीद आगे बढ़ना नामुमकिन था। अली ने कहा कि ऐसा कर वापस रिवर्स ले ले और जो दूसरा रास्ता जो सीधे हाथ पे जा रहा था ना, वहाँ से ले लो, क्या पता वो रास्ता हमें आगे से शहर तक ले जाए। मगर मुझे ये तशवीश थी कि उस रास्ते पर तो हम नहीं गए थे, क्या पता वो रास्ता कहीं और ही ले जाए। मगर अली ने कहा कि अभी कोई और दूसरी चॉइस नहीं है, हमें वही रास्ते पर जाकर देखना होगा। खैर, मैंने कार को रिवर्स किया और वापस लेकर जाकर जो सीधे हाथ पर रास्ता जा रहा था, कार को उसी तरफ मोड़ दिया। बारिश की स्पीड मज़ीद तेज़ हो गई थी। अली ने कहा कि गलती हो गई, हमने किसी की बात नहीं सुनी, हमें आज रात वहीं रुक जाना चाहिए था, एवं ही हम ख्वार हो रहे हैं। जिस पर मैंने कहा कि अब जो होना था हो गया, अब तो निकल आए हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, बस दुआ करो कि ये रास्ता हमें शहर तक ले जाए। ये ना हो कि ये रास्ता कहीं और ही निकलता हो, रात को हम क्या करेंगे, पेट्रोल भी कम है कार में। हम मज़ीद कुछ आगे बढ़े होंगे कि अली ने मुझे कहा, वो देखो, रोशनी दिखाई दे रही है। जब मैंने देखा तो वहाँ पे वाकई में लाइट जल रही थी। वो किसी का घर था। ऐसी खौफनाक तूफ़ानी रात में वो घर हमारे लिए उम्मीद की किरण था। अली ने कहा कि यार वहीं चलते हैं, क्या पता वहाँ कोई रहने का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि इतनी रात में अंधेरे में इस रोड पर आगे बढ़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने अली की बात मान ली और दरख्तों की आड़ में कार को पार्क करके हम दोनों जल्दी से भागते हुए उस घर के पास पहुँचे। बारिश इस कदर तेज़ थी कि हमारे कपड़े गीले हो गए। दरवाज़े पर दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने अली को कहा कि ज़ोर से बजाओ, अगर ऐसे ही बजाते रहे तो कोई नहीं खोलेगा। फिर अली ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया
तो अंदर से हिलजुल की आवाज़ आई और साथ ही साथ एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आई कि कौन है भाई, सब्र करो, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला था। मैंने बोला कि हम मुसाफिर हैं और बारिश में फंस गए हैं, क्या आप हमें कुछ वक्त बारिश के रुकने तक अपने घर में पनाह दे सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल खामोशी सी छा गई थी। मैंने फिर आवाज़ दी तो आगे से फिर उस बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आई, कोई चोर लुटेरे तो नहीं हो तुम लोग? मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैंने कहा कि नहीं नहीं अंकल, हम कोई चोर नहीं हैं, हम तो मुसाफिर हैं और परेशानी में हैं। खैर उसी वक्त दरवाज़े की कुंडी खुलने की आवाज़ आना शुरू हो गई और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुला गया और हमारे सामने एक बुज़ुर्ग शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने और अली ने सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा कि अंदर आ जाओ, सामने बाएं हाथ पर कमरा मौजूद है, वहाँ चले जाओ। कपड़े तो मेरे पास नहीं हैं, हाँ मगर वहाँ आतिशदान है, वहाँ बैठकर अपने कपड़े सुखा लो। अंदर से वो घर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई मुसाफिर खाना हो। मैं और अली हैरत से घर को देख रहे थे। घर में तरह तरह के लैंप जल रहे थे जिसमें रोशनी जल रही थी। मैं और अली सामने वाले कमरे में आ गए जहाँ आतिशदान जल रहा था। उस बुज़ुर्ग शख्स ने कहा कि मैं आता हूँ, आप लोग आतिशदान के सामने बैठकर अपने कपड़े सुखा लें। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो शख्स वापस नहीं आया। मैंने और अली ने कमरे में से झांका मगर सामने कोई नज़र नहीं आया। अली ने कहा कि ये शख्स कहाँ चला गया है? कह तो रहा था कि मैं आता हूँ, फिर ना कोई आवाज़ ना वो खुद आया। मैंने अली को कहा कि कुछ नहीं होता, उनका घर है, क्या पता सो गए हैं, हमें तो बस यहाँ रात गुजारनी है, हम सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे। अली को पता नहीं बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही महसूस होता था। सब कहते थे कि इसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है। वो मुझे बार बार कह रहा था कि यार मुझे पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर मैंने उसको चुप करवा दिया और कहा कि कुछ नहीं होता है, पागलों वाली बात मत करो, क्या ठीक नहीं लग रहा है, एक बुज़ुर्ग शख्स है और क्या तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मेरे ये कहने पर अली चुप हो गया। उसी वक्त बर्तन गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई जिसको सुनकर मैं और अली भी डर गए मगर अपनी जगह पर ही बैठे रहे। अब किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई थी जैसे कोई कमरे में आने वाला है। हम दोनों की नज़रें कमरे के खुले दरवाजे पर थीं। फिर अचानक वो बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसी के साथ एक बूढ़ी औरत भी कमरे में आई और उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिसमें खाना मौजूद था। वो बुज़ुर्ग शख्स बोला कि चलो अब आप लोग खाना खा लो। मैंने और अली ने कहा कि अरे अंकल, ये आपने तकल्लुफ़ किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर उस बूढ़े शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग खाना खाओ। और इसके बाद उसकी बीवी वो खाने की ट्रे रखकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने अंकल को कहा कि आप भी आकर हमारे साथ खाना खाएं, मगर वो बोले कि मैं अपनी किस्मत का खा चुका हूँ, अब ज़रूरत नहीं है खाने की। जिस पे मैं और अली हैरत से उनकी तरफ देखने लगे और फिर हमने पूछा कि क्या मतलब अंकल, जिस पे वो बूढ़ा शख्स कुछ नहीं बोला। अली ने फिर से कहा कि कुछ तो खाएं, मगर उस बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। मैंने पूछा क्या मतलब, किससे इजाज़त नहीं मिलेगी? तो वो बूढ़ा शख्स बोला पेट से। और फिर उसने कहा कि आप लोग खाना खाओ। मैं और अली खाना खाने लगे। खाना वाकई में बहुत लजीज था। मैंने और अली ने कहा कि अंकल खाना वाकई में बहुत बेहतरीन बना है। तो वो बोले कि मेरी बीवी के हाथों में बहुत ज़ायका है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं इसके खाने की बहुत तारीफ़ करता था, मगर जब से शादी हुई है घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। मैं और अली हंसने लगे। फिर वो बूढ़ा शख्स बोला कि आप लोग हो कौन, यहाँ कैसे फंस गए हो और क्या करते हो? मैंने और अली ने बताया कि हम दोनों कज़न्स हैं और यहाँ पास वाले गांव में ख़ानदान की किसी शादी में शिरकत के लिए आए थे। वैसे तो हमने वापस नहीं जाना था, मगर अचानक प्लान बना कि वापस चलते हैं। मगर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि जिस रास्ते से आए थे वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तभी इस रास्ते की तरफ मुड़ गए। वो खामोशी से हम दोनों की तरफ देख रहा था। फिर बोला कि आप लोग करते क्या हो? मैंने कहा कि अंकल मैं डॉक्टर हूँ और अली भी हॉस्पिटल में सीनियर नर्स है। वो बूढ़ा शख्स बोला अरे वाह, आप लोग तो बड़े मतलब के लोग निकले हो। ये बताओ कि अगर कोई शख्स किसी हादसे में मर जाए
तो क्या उसका इलाज कर सकते हो? मैं और अली हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। वो बूढ़ा शख्स फिर से बोला, बताओ, अगर कोई शख्स किसी हादसे में मर जाए तो क्या उसका इलाज कर सकते हो? जिस पर मैं और अली बोले, आप मजाक कर रहे हैं क्या अंकल? मरे हुए इंसान का कोई इलाज नहीं कर सकता है। जिस पर वो बूढ़ा शख्स खामोश हो गया और फिर बोला, फिर तो तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग भी सो जाओ। अभी इस वक्त बाहर जाना तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हाँ वाकई हम यहीं सो जाते हैं तो बेहतर है, क्योंकि बारिश अभी तक बहुत तेज़ हो रही थी। अली ने कहा कि नहीं नहीं, हम निकल जाते हैं। मगर मैंने अली को कहा कि पागल हो क्या, कहाँ जाएंगे इतनी रात और तूफ़ानी बारिश में, यहीं रुकते हैं। वो शख्स हमें देख रहा था, फिर बोला कि मैं अब जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अली ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे आकर बोला कि यार ये क्या, मुझे तो ये शख्स ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ डर लग रहा है, हमें अभी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर मैंने अली को कहा कि पागल हो गए हो क्या, कैसा डर लग रहा है तुम्हें? वो अच्छा खासा शख्स है, उसने हमें क्या ही कर लेना है। अली बोला कि तुम्हें उसके सवाल अजीब नहीं लगे कि कोई मर जाए तो क्या उसका इलाज करते हो? जिस पर मैं ज़ोर से हंसा और कहा कि यार तू भी, वो एक बूढ़ा शख्स है और इस एज में लोग ऐसी बेतुकी बातें बोल देते हैं। मुझे तो उस वक्त भी हंसी आ रही थी और तुम उसकी बातों को सीरियस लेकर डर रहे हो। गनीमत जानो कि हमें ये जगह मिल गई, वरना हम इस अकेली अंधेरी रात में और ऊपर से ये तूफ़ानी बारिश कहाँ जाते। ये हमारी किसी नेकी का सिला मिला है हमको, जो हमें ये जगह मिल गई है रात गुजारने के लिए। अब ज़्यादा उल्टी सीधी बातें मत सोचो और सो जाओ। उसी वक्त बाहर से बहुत ही ज़्यादा भयानक बादल गरजने की आवाज़ आई। इसको सुनकर अली मज़ीद खौफज़दा हो गया। मैंने उसको समझाया और यही कहा कि सो जाओ, और उसके बाद हम सो गए। जब मेरी आँख खुली तो दिन चढ़ चुका था। मैंने आंखें मसलते हुए मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मगर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी तब दौड़ गई जब मेरी नज़र अपने इर्द गिर्द पड़ी। मैंने देखा कि कमरे में कोई बेड नहीं था जिस पर हम कल रात को सोए थे, बल्कि उसकी जगह हम ज़मीन पर सोए हुए थे। मैंने बौखला के अली को उठाया तो वो अचानक उठाने पर चौंक गया और मुझे कहने लगा कि क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों उठाया है। मैंने अली को कहा कि भाई आगे पीछे देखो, क्या ये वही जगह है जहाँ कल रात को हम सोए थे? वो आगे पीछे देखने लगा और फिर हैरत से मुझे देखने लगा। उसने कहा कि वो बेड कहाँ है जिस पर कल रात को हम सोए थे? पूरे कमरे को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये कमरा किसी ने बरसों से इस्तेमाल नहीं किया है। हर तरफ मिट्टी जाले मौजूद थे और जब हम दोनों की नज़रें आतिशदान पर पड़ीं तो वो भी बहुत ही खस्ता हालत में था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सालों से आग नहीं जलाई गई है। हम दोनों परेशानी और हैरत में आगे पीछे देख रहे थे कि ये रातों रात ये घर कैसे बदल गया है। कल तक जो घर साफ़ सुथरा था आज वो खंडर नुमा मालूम हो रहा था। हम दोनों के दिमाग में खौफ व हिरास के घोड़े दौड़ रहे थे। हम दोनों जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आए तो पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उजड़ा हुआ है। वो सारे लैंप जो कल रात को जल रहे थे आज वो मौजूद ही नहीं थे। पूरा घर मिट्टी जालों से भरा हुआ था। मैंने उस बूढ़े शख्स को आवाज़ दी मगर कोई नज़र नहीं आया। वो दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कि हम दोनों ख्वाब देख रहे थे, मगर दो बंदे एक साथ कैसे एक जैसा ख्वाब देख सकते थे। अली ने कहा कि मैंने कहा था ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे वो लोग ठीक नहीं लग रहे थे, ये घर भी ठीक नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया था कि ये सब आखिर हुआ क्या है। हम दोनों जल्दी से उस खंडर ज़दा घर से बाहर निकले और भागते हुए अपनी कार तक पहुँचे। कार में बैठने के बाद भी हम दोनों सकते जैसी हालत में थे। हम दोनों वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था निकले। रास्ते में हम दोनों को बार बार एक दूसरे को देखकर अजीब खौफ महसूस हो रहा था और हमारे जहनों में यही सवाल था कि क्या वाकई ये सब सच था। रोड पर पानी अभी भी मौजूद था मगर काफ़ी हद तक कम हो चुका था। सूरज की किरणें भी मज़ीद तेज़ी पकड़ रही थीं। अभी हम दोनों रास्ते पर बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमें रोड के कोने में दो मजदूर नुमा आदमी दिखाई दिए जिनके हाथों में बेलचे थे।
मैंने उनको देखते ही कार की स्पीड कम की और उनके पास आकर रोक दी। मैंने उनसे सलाम किया तो वो दोनों ने आगे से वालेकुम सलाम बोला और बोला कि जी जनाब खैरियत। मैंने उनसे कहा कि जी जी सब खैरियत है। मैं उसी वक्त कार से बाहर आ गया और साथ ही अली भी बाहर आ गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप लोग यहीं रहते हैं? तो वो दोनों बोले जी जी जनाब हम इसी नीचे वाली आबादी में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग जानते हैं कि इसी रोड पर पीछे जो मकान नुमा इमारत बनी हुई है वो किसकी है? तो वो दोनों बोले कि साहब वहाँ एक बुज़ुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। दोनों ही बहुत अच्छी आदत के थे। सब गांव वाले उनकी बड़ी इज्जत करते थे, मगर आप लोग उनका क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा कि अभी वो लोग कहाँ मिलेंगे? तो वो दोनों मज़दूर बोले कि भाई साहब अब कहाँ मिलेंगे वो लोग, उनको मरे हुए 5 साल हो गए हैं, तभी तो अब वो मकान खाली पड़ा हुआ है। सब गांव वाले उनका एहतराम करते थे, तभी कोई भी आज तक उनके घर पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं गया, वरना कौन छोड़ता है खाली मकान को। मैं और अली फटी फटी नज़रों से उन दोनों को देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने पूछा कि उन लोगों की मौत कैसे हुई थी? तो वो बोले कि जनाब एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसी में वो दोनों मियाँ बीवी मर गए थे। अली बोलने लगा मगर हम तो कल रात ही। इतने में ही मैंने उसी वक्त अली को चुप करवा दिया। वो दोनों मज़दूर हम दोनों को देख रहे थे कि आखिर हम बोलना क्या चाह रहे हैं। मेरी और अली की सांसें खुश्क सी होने लग गई थीं। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कल रात क्या हुआ है हमारे साथ। क्या हम वाकई में मरे हुए लोगों के साथ थे? और इसी वजह से वो बूढ़ा शख्स मुझसे पूछ रहा था कि क्या हादसे में मरे हुए लोगों का इलाज करते हो? हम दोनों फ़ौरन कार में बैठे और तेज़ी से कार वहाँ से भगाई। वो दोनों मज़दूर हमारी कार को तेज़ी में जाते हुए देख रहे थे। हम दोनों पूरे रास्ते ऐसी हालत में वापस आए कि बता नहीं सकते हैं। उस दिन के बाद से हम दोनों जब भी उस भयानक वाक़ये के बारे में सोचते हैं तो कांप जाते हैं। हमें आज भी लगता है कि वो एक भयानक ख्वाब था, हकीकत नहीं। आज भी हमारा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, मगर सच तो यही है कि हमने वो सब कुछ अपनी आँखों से देखा था और वो हरफन बहरफन सच था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।